दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद की परिभाषा और छायावाद की विशेषताएं। दोस्तों पहले मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम और लोकल एग्ज़ाम। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 4 अंक में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है छायावाद की परिभाषा लिखते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। तो इसमें हम आपको परिभाषा भी बताएंगे, विशेषता भी बताएंगे, पूरा आपको अच्छे से बताएंगे। और साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूँ, अभी तक हमने जो भी वीडियो पढ़े हैं हिंदी के, सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आपका कोई नया टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज के इस वीडियो को, छायावाद की परिभाषा। तो दोस्तों छायावाद की परिभाषा में आपको क्या लिखना है इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बारे में क्या कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दोस्तों ये प्रश्न आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ये किसने कहा है? तो आपको आंसर देना है किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दोस्तों ये आपका आंसर होगा। ये प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपके कम से कम आप 2 से 3 प्रश्न होगा ये कंप्लीट, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। देखिए छायावाद की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। जब क्या होता है? आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यहाँ पर ये अल्पविराम है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर यही छायावाद है, इतना आपको लिखना है। दोस्तों क्लियर करूँगा यहाँ पर मैं आपके लिए। दोनों में से आपको एक करना है, एक परिभाषा आप कर सकते हैं छायावाद की। मैंने आपको सरल से सरल बताया है, इसलिए आप दोनों में से एक कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे क्या करते हैं दोनों ही कर लेते हैं। तो आपको परीक्षा में आपको इन दोनों में से एक लिखना है, तो आपको जो भी अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम हमारे छायावाद की विशेषता की ओर, और इसी में आपको हम छायावादी कवि भी बताएंगे और छायावाद के लेखक भी बताएंगे और उनकी रचनाएं भी बताएंगे। जो भी है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये रही दोस्तों छायावाद काव्य की विशेषताएं, निम्न है। दोस्तों आपको ऐसे ही लिखना है, छायावाद काव्य की विशेषताएं निम्न है। आपको एक ही कलर का प्रयोग करना है आपकी उत्तर पुस्तिका में, आपको अलग अलग कलर का प्रयोग नहीं करना है। ये हमने इसको अच्छे से आपको दिखाई दे इस कारण से ऐसा किया है, और आप बिल्कुल अंडरलाइन इसको कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाद की प्रधानता हमने लिखा है, तो आप भी अंडरलाइन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। दोस्तों ये हमारे छायावाद की नंबर 1 विशेषता है। जिसके बाद में दूसरी देखिए प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। जो छायावादी कवि है उन्होंने क्या किया है? प्रकृति पर मानवीकरण का आरोप किया है, और वो कहते हैं छायावादी जो कवि है उन्होंने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। प्रकृति को उन्होंने क्या किया है? अनेक रूपों में देखा है और प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप किया है। ये छायावादी कवियों की विशेषता है। चलिए दोस्तों अगली हम देखते हैं। देखिए वेदना और करुणा का काव्य। छायावादी कवियों के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। जो छायावादी काव्य है उसमें क्या होता है? जो कवि है उन्होंने क्या किया है? उनके काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। चलिए लास्ट रहेगा हमारा। और दोस्तों मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी बताऊंगा इसके लास्ट में। चलिए नारी के प्रति नवीन भावना।
नारी के प्रति नवीन भावना। तो ये छायावादी जो कवि थे उन्होंने नारी के प्रति नवीन भावना को दिखाया है। तो छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। रीतिकालीन नारी की तरह छायावादी नारी प्रेम की मूर्ति का साधन मात्र नहीं है। साथियों, यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई है कि छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। रीतिकालीन नारी की तरह छायावादी नारी प्रेम की मूर्ति का साधन मात्र नहीं है। मतलब जो रीतिकालीन जो नारी थी उसे प्रेम का साधन मात्र माना जाता था, लेकिन इसमें छायावाद में नहीं माना जाता है। ये बात इसमें बताइए। साथियों, जो मैं बात बताने वाला था आपको वो बात ये है कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, छायावाद की परिभाषा बताइए, छायावाद की विशेषता बताइए और छायावादी कवि बताइए और उनकी रचनाएं बताइए। तो देखिए, दो कवि हम आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचनाएं क्या है, कामायनी, लहर, आंसू, ये इनकी रचनाएं। दूसरा देखिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा है रश्मि, निर्जा, निहार, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। तो आप इन रचनाओं को अवश्य याद करें दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की इनमें से कौन सी रचना है, या किसी प्रश्न पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा की एक रचना का नाम लिखिए, जयशंकर प्रसाद जो है उनकी एक रचना का नाम लिखिए या दो रचना का नाम लिखिए, छायावादी कवि लिखिए, उनकी रचनाएं लिखिए। दोस्तों, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। आप यदि समग्र पढ़ते हैं तो आपके नंबर कट नहीं सकते। साथ ही दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब यदि आपको कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने सभी दोस्तों को आप बिल्कुल शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और वीडियो यदि आपको समय पर नहीं मिल पा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।